हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की जो क्लास है वो चैप्टर है हमारा मनी। जो ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें कुछ पार्ट हमारा कॉमन रहेगा क्लास 12th के लिए भी और सीएमए के लिए भी। सो मतलब अभी जैसे ये वाली बुक जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ, ये बुक कौन सी है, ये क्लास 12th की है। सो जो स्टार्टिंग का कंटेंट है सीएमए की क्लास के लिए भी, उसमें भी मैं यही कंटेंट यूज़ करूँगा सो दैट आपको याद भी आ जाए कि हमने क्लास 12th में कहाँ से कैसे पढ़ा था। इसका एक मेन पर्पस ये भी है। और 12th क्लास को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि मैं उनकी बुक से ही यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। बाद में जो कंटेंट डिफरेंट है वो मैं आपको दोनों को अपनी अपनी सेपरेट बुक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो इससे अच्छा ये रहेगा कि जो कॉमन पॉइंट है तो वो एकदम आपको रिकॉल हो जाएंगे कि अच्छा हाँ, ये मैंने क्लास 12th में भी स्टडी किया था, यही बुक हमने देखी थी, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मनी। मनी का मतलब क्या होता है सर? मनी का मतलब तो पता है ना, पैसा, रोकड़ा। हाँ, मनी का मतलब पैसा। ये पैसा पैसा कर क्या है ना, तो वही वाला। अब लेकिन हमें तो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सो इतना तो लिख के नहीं आ सकते मनी मीन्स पैसा। भले ही डेफिनेशन ये कहती है मनी मीन्स मनी, ऐसा डेफिनेशन एक कहती है टेक्निकल डेफिनेशन, बट वी डोंट हैव टू यूज़ दैट एप्लीकेशन, क्योंकि उसके बेस पे एग्ज़ाम में हमें जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। सो एक चीज़ देख लेते हैं मनी का मतलब क्या रहता है। अगर मैं जनरली एक बात समझता हूँ, पैसा जो है अभी किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस में, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? यूएस डॉलर चलती है। इंडिया में कौन सी चलती है? आईएनआर चलती है, यानी इंडियन रुपीज़ चलती है। सो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी यूज़ होती है और हम सभी को क्या कहते हैं? करेंसी या फिर मनी कहते हैं, ठीक है ना। सो मनी का मतलब मेनली वो चीज़ आता है जिसको दे के मैं क्या करूँगा, वो चीज़ मनी जो है वो दे दूँगा और बदले में जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं चीज़ ले लूँगा। सो मनी क्या है? एक माध्यम है, एक मैटर है जिसके थ्रू मैं कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर पाता हूँ। आपको पता होगा पहले ना, बहुत पहले बहुत पहले बहुत 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 पहले, जब करेंसी नहीं होती थी, जब राजा महाराजा होते थे ना, तो उस टाइम पे भी करेंसी थी। उस टाइम पे अशर्फियाँ होती थी। अशर्फी सुना है ना? अशर्फियाँ वैसे अरेबियन वर्ड है और बाकी हिंदी में क्या, सोने के सिक्के हो जाते थे इस तरह से, सोने के, चांदी के, ओवर द टाइम अलग अलग मेटल के कॉइन्स यूज़ होते थे। तो बहुत पहले सोना की वैल्यू उतनी नहीं होती थी, तो वो क्या था, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, उसको डेली यूज़ करते थे। फिर जब लगा कि भाई सोना महंगा हो गया, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, सो क्या यूज़ करने लगे? फिर सिल्वर यूज़ करने लगे, फिर कॉपर यूज़ हुआ, फिर अभी बाद में अलग अलग मेटल यूज़ होने लगे। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे कॉइन्स बंद ही कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की जो कॉइन की वैल्यू अपने आप में फेस वैल्यू होती है ना, जैसे 1 रुपये का कॉइन, कॉइन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये, और उसका मेटल उससे ज़्यादा हैवी हो जाता था। तो उसके रीज़न से क्या होता था, लोग क्या कर देते थे, मेटल को पिघला के बेच देते थे। कहते थे कि भाई इसको, सिक्के को किसी को देंगे तो 1 रुपया मिलेगा, मेटल बेचेंगे तो फॉर एग्जांपल 1.5 रुपया मिलेगा। सो हमें फ़ायदा किसमें? मेटल को पिघला के बेचने में फ़ायदा है, तो पिघला के बेच दो। सो इसी तरह से ओवर द टाइम क्या करती है गवर्नमेंट, इसको चेंज करती रहती है। मेटल की वैल्यू जैसे जैसे फ़र्क आता रहता है, उसी तरह से उसको बनाने का मेटल भी चेंज करती रहती है। और अभी तो मैक्सिमम करेंसी जो आपकी है पेपर करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी यूज़ होने लगी है। सो पहले क्या होता था, राजा के टाइम से भी पहले जब करेंसी आ गई थी, जब सिक्के आ गए थे, वहाँ पे भी एक हमारा मनी का ऑप्शन बन गया था। उससे पहले होता था कि फॉर एग्जांपल एक आप हो, ठीक है, ये डांस करते हुए आप हो, ये एक कोई और आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड थोड़ा सा मोटा सा है, टांगे थोड़ी गड़बड़ रह गई, एक टांग में 2 टांग निकल गई, हाँ ऐसा है, ठीक है। ये भी आपका फ्रेंड है, ये बटन है, और हरे बाल तो रह गए इसके, ये फ्रेंड नहीं बन गई, कोई नहीं। एक आप हो, एक आपकी फ्रेंड नहीं है, मतलब सहेली है, फ्रेंड है, ठीक है। सो अभी क्या होगा, फॉर एग्जांपल करेंसी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, नोट वगैरह नहीं है आपके पास, मनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? पास में जाओगे, कहोगे कि भाई देखो मुझे ना ऐसा है, एक ना मोबाइल लेना है। आप आपके पास मोबाइल है ना? इसने कहा कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बेचती हूँ, मेरा मोबाइल बेचने का काम है। आपने कहा मुझे मोबाइल लेना है, तो इसने, आपकी फ्रेंड ने क्या कहा कि मोबाइल की कीमत मुझे चाहिए। आपने कहा कितनी कीमत है? इन्होंने कहा कि इसकी कीमत है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसी रफली बोल देता हूँ, इसकी कीमत है 10 किलो गेहूं के बराबर। अब आपने कहा कि मतलब
इन्होंने कहा कि मुझे 10 किलो गेहूँ दो और ये मोबाइल ले जाओ। मोबाइल भी सस्ते वाला है, अभी ज़्यादा सोचना मत। अब मैं कहूँगा कि 100 किलो गेहूँ के बराबर है, तो आप कहोगे 100 किलो गेहूँ का वो क्या करेगी बेचारी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, 10 किलो गेहूँ के बराबर है। सो क्या हुआ, आपने क्या देना पड़ा, आपने क्या पे करा, वीट, और उन्होंने क्या दे दिया आपको, मोबाइल। ठीक है, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल के एग्जांपल में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि सर हिसाब किताब सही सा नहीं बन रहा है, तो कोई नहीं, आपको शूज़ लेने थे। ठीक है, अब तो ठीक है। अरे एरो भी गड़बड़ हो गई क्या, आपने वीट दिया और उन्होंने क्या दिया, आपको शूज़ दिए। क्लियर, ये इस साइड नहीं बनेगा। डन हो गया, बात समझ में। ये कौन सा सिस्टम कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। कौन सा, बार्टर, इसको बार्टर सिस्टम कहते थे, मतलब सामान के बदले सामान। अब इस सिस्टम में बहुत सारी दिक्कत थी। पहली चीज़ तो क्या, आपको शूज़ लेने हैं ना, तो सामने वाला जो कहेगा आपको वही देना पड़ेगा। उसको अभी गेहूं की ज़रूरत है, आपको गेहूं ही देनी पड़ेगी। आपके पास फॉर एग्जांपल राइस रखे थे, चावल रखे थे, आपने कहा भाई गेहूं तो नहीं है, चावल ले लो। उसने कहा नहीं, चावल तो मेरे पास भी है। तो दिक्कत आ गई कि मतलब ऐसे पर्सन को ढूंढना जिससे आप सेम चीज़ एक्सचेंज कर सको, वो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास। ठीक है, सो वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे क्या हो गया, आपको शूज़ लेने जाना है, आप शूज़ लेने जाओगे, उनसे पूछोगे शूज़ कितने का, उन्होंने कहा ये शूज़ की कीमत 2000 रुपीज़ है। आपने क्या करा, 2000 रुपीज़ दिए, मनी पे किया और शूज़ लिया है। तो सामने वाले को भी पता है कि भाई अभी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपने पैसा दिया और लिया है। फिर आपको कुछ और चाहिए, किसी को देना है कोई सामान, तो आप भी क्या करोगे, उससे पेमेंट ले लोगे। सो क्या हुआ, आपने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, मनी। सो मनी क्या हो गया, एक मोस्ट कॉमन चीज़ होगी। एक अभी तो पहले तो कॉमन नहीं था ना, किसी को गेहूँ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अभी क्या हो गया कि मोस्ट कॉमन चीज़ होगी, एक ऐसी चीज़ जो हर किसी को चाहिए, तो वो उसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक चीज़ जो कॉमनली क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो, इज़ कॉल्ड मनी। सो एक चीज़ है, मनी क्या है, एक चीज़ है विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड, जो हर कोई कॉमनली एक्सेप्ट कर रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ रुपी इन इंडिया इज़ अ मनी, इंडिया में क्या है, मनी है। डॉलर यूएसए में मनी है। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जिसको हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे। क्लियर, तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत दिक्कत होती थी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, शूज़ इन रिटर्न ऑफ वीट, तो वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत आती थी। अभी ऐसा नहीं हो गया। इनिशियली क्या हुआ, कॉइन्स आपने यूज़ करने शुरू हुए गोल्ड के, फिर सिल्वर के। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, एलॉय मेटल यूज़ होना शुरू हुआ, जो आपका उसके यूज़ होता था। फिर बाद में अभी क्या, उसको भी रिप्लेस करके शुरू कर दिया, मनी पेपर पे ज़्यादा फोकस आने लगा। और आजकल क्या, आपके प्लास्टिक मनी भी यूज़ होते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। और उसके अलावा फिर अभी तो नेट बैंकिंग भी आ गई, तो कार्ड्स भी ख़त्म हो गए, जैसे पेटीएम हो गया, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं चाहिए ना, सब कुछ डिजिटल ही है, तो वहाँ पे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। क्लियर, तो मनी का मतलब समझ में आया, सिस्टम समझ में आया, फ्लो कैसे कैसे हमारा करा ओवर द टाइम। सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर करेंसी का यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, गोल्ड से, फिर सिल्वर से, फिर एलॉय मेटल से, फिर हम पेपर और प्लास्टिक पे आ गए। हाँ, मेटल अब भी मार्केट में है, बट अब बहुत कम हो गया। आप देखो ना, कितने रहते हैं आपके पास कॉइन्स, कम ही रहते हैं। मैक्सिमम क्या करते हो, पेपर नोट लेके यूज़ करते हो, कैरी करते हो, या फिर आप क्या करते हो, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो। मनी कैसे ओरिजिन, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, मनी, ओरिजिन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटेड एक्सचेंज। पैसे की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हमें ये ज़रूरत हुई कि हमें कुछ सामान ऐसा चाहिए, कॉमन मेथड चाहिए, जिससे हम चीज़ों को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकते हैं। Therefore money is generally defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. इसीलिए मनी को हम क्या कहते हैं, वो कॉमन मेथड जिससे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो। डन है, डन है, डन है, डन है। दो इनिशियली इन्वेंटेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टार्टिंग में क्या था, जो मनी था ना, आपने सिर्फ इसलिए इन्वेंट करा था कि क्या, आप इसको ना एक्सचेंज कर सकते हो सामान को, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था कि पैसे के बदले दूसरा सामान ले सकते हो, पर्पस उसका यही था। लेकिन बाद में धीरे 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 क्या हो गया, उसकी पर्पस चेंज होने लग गई, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये यूज़ होने शुरू हो गए। अब पता है क्या, क्लास 12th में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया,
जबकि इसकी डिटेल हमें पूरी की पूरी होनी चाहिए। तो इसको हम कहाँ से रीड कर लेते हैं, एक बार CMA की बुक से रीड कर लेते हैं, हमें ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। आप क्या करना, इसको हल्का सा पॉज करके नोट कर लेना, वरना मैं आपको नोटिंग ने आगे करा दूँगा, ठीक है। क्लास CMA स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो उनकी बुक में तो सब नोटिंग है ही, अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो। और जो क्लास 12 के हैं वो भी छोटे बच्चे हैं, थोड़े छोटे बच्चे हैं, उनको क्या कर लेंगे, इंसल्ट लगी है क्या, मैंने छोटा कह दिया करो, वो क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, मैं सेपरेट वीडियो से उनको दे दूँगा। कहाँ गए फंक्शंस ऑफ मनी, ये रहा फंक्शंस ऑफ मनी। पैसे के कितने फंक्शन होते हैं, पैसा किस किस तरह से यूज़ होता है मनी। एक तो इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं और एक इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। प्राइमरी फंक्शन मतलब प्राइमरी मेन फंक्शंस, मेन फंक्शन में इसके दो आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। फिर सेकेंडरी फंक्शन में इसके पास कौन सी तीन चीज़ें ये आती हैं, जिनको भी हम डिटेल में रीड करेंगे। तो एक काम करना, आप इसका छोटा सा चार्ट बना लेना, फंक्शन ऑफ मनी, इसके लिए क्या बनाओगे, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर फिर दो आप बना लेना, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, एक मेजर ऑफ वैल्यू आ जाएगा। और ये तीनों कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप इस तरह से करके तीन बना लेना, ठीक है। अब इतना एक्सपर्ट हो गए हो, ये बना लोगे आप। चलो, फिर एक कंटिजेंट फंक्शंस आते हैं जो कि क्लास 12 में तो है ही नहीं दूर दूर तक, और बट CMA में है। आई वुड से कि क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ना बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है, रियली टेक्निकल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ टू टाइप्स। ये मतलब मेनली ना आपके वो हैं जो टेक्निकली दो तरीके के होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस है। सबसे पहला तो क्या है भाई, उसको इन्वेंट इसलिए करा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कि सामान को दूसरे सामान के बदले एक्सचेंज कर सकते हो। मनी सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे मनी से क्या कर सकते हो, सामान को एक्सचेंज कर सकते हो। मनी फैसिलिटेट्स एक्सचेंज कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या है, अभी जो एक्सचेंज करने के लिए पहले कोइंसिडेंस ऑफ वांट होती थी ना, कि अरे भाई दोनों को सेम चीज़ ज़रूरत पड़े, अब वो प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मतलब अभी ऐसा नहीं मुझे देखना पड़ेगा कि शूज़ खरीदने जाना है तो मुझे वेट ही कैरी करनी पड़ेगी क्योंकि सामने वाले को वेट चाहिए। अब ये टेंशन मेरी यहाँ पे क्या हो गई, फिनिश हो गई। एनी कॉमोडिटी कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के बदले में मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, या फिर सर्विसेज थ्रू द मीडियम ऑफ मनी, या तो कोई गुड ले सकता हूँ या फिर कोई भी सर्विसेज ले सकता हूँ। फिर सेकंड पार्ट, अरे हाँ, नेक्स्ट मेजर ऑफ वैल्यू। पहले क्या दिक्कत थी, मैंने शूज़ लेने गया, मैंने कहा कि भाई मुझे एक शूज़ दे दो, मैंने पूछा कितने का, उसने कहा 10 बोरी गेहूँ जितना। मैंने कहा ये क्या बात हुई, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई उसकी वैल्यू करने के लिए। अभी तो क्लियर है ना, मैं मार्केट में जाता हूँ 2000 का शूज़ है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो मैं उसको हर तरीके से मेजर कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। अभी वहाँ पे क्या होता था कि मैं शूज़ लेने गया, सामने वाले की माइंड में कुछ और वैल्यू है, मेरे लिए 10 किलो गेहूँ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है क्योंकि भाई मुझे गेहूँ नहीं मिलती है, बट उसको लगता है कि 10 बोरी गेहूँ तो सस्ती है, कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट तो रहा है कि वो तो, मैं अगर शूज़ दे रहा हूँ, मुझे शूज़ देने में मेरे लिए शूज़ ज़्यादा कीमती रखता है, मैं शूज़ दे रहा हूँ, सामने से क्या ले रहा हूँ, बस गेहूँ ले रहा हूँ, तो मुझे तो 10 किलो मिलनी चाहिए। तो पहले ना मतलब सेटलमेंट करने के लिए प्राइस फिक्स करने में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि कोई कुछ सोचता था और दूसरा पर्सन कुछ सोचता था। तो यहाँ पे मतलब आपको कोई भी प्राइस फिक्स करने में, वैल्यू उसकी करने में दिक्कत आती थी। द वैल्यू ऑफ ईच कॉमोडिटी इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ मनी। आज हर चीज़ की वैल्यू आप किस में डिफाइन करते हो, यूनिट ऑफ मनी। जैसे आपने कहा एक शूज़ की वैल्यू क्या है, ये कितने वैल्यू का है, आप क्या कहते हो, ये 500 रुपये का, ये 2000 रुपये का, तो आपने क्या करा, रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मनी में एक्सप्रेस कर रहे हो। वी कॉल इट द प्राइस, और हम इसे क्या कहते हैं, प्राइस बोलते हैं, कहते हैं ना कितना प्राइस है इसका। इन द व्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी कंपेयर्ड एंड द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी डिटरमाइंड ईजिली। इस तरीके से मैं दो चीज़ों के बीच में हमेशा प्राइस अच्छे से कंपेयर कर सकता हूँ, अच्छे से उनकी वैल्यू को देख सकता हूँ। एक शूज़ 500 का, एक 2000 का है। सो अभी मैं, पहले तो दिक्कत आती थी कि उसको डिफाइन करना कि भाई ये कितने का फ़र्क है दोनों में, ऐसा क्या खास है। आज मुझे समझ में आता है कि ठीक है दोनों में 1500 का फ़र्क है, तो उसी हिसाब से इसमें कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा। बात क्लियर है ये वाली। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, दो तो प्राइम तो हो गए, मेन फंक्शन तो क्या हो गया कि भाई एक तो पैसे के बदले सामान खरीद लो,
और उसी में एक सेकंड मेरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि कोई भी चीज़ है तो उसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए कितनी वैल्यू। ये सेकेंडरी है, मतलब फर्स्ट पर प्रायोरिटी पे नहीं है, बट हाँ ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से? स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करना, मतलब किसी चीज़ की कोई वैल्यू है उसको अपने पास क्या करना, स्टोर करना। वैल्यू ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सर्टेन कमोडिटीज आर पेरिशेबल, if they are exchanged for money they become perish, their value can be perished in the form of money। पहले क्या होता था कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना तो उसको रिजर्व नहीं कर सकते थे। जैसे आपको क्या पता है कि मार्केट में हर किसी को गेहूं की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब गेहूं एक ऐसा चीज़ है कि जिसके बदले में मैं जनरली कोई भी सामान खरीद सकता हूँ, तो गेहूं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पैसा बचा के रखना है, मेरे पास एक बार गेहूं आई, मैंने सेव करके रख ली कि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े, फ्यूचर में तो ख़राब हो जाएगी ना वो, तो मैं क्या करूँगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करके नहीं रख पाऊँगा। आज वैल्यू उसकी 10 किलो गेहूँ की वैल्यू ज़्यादा है, बाद में वो ख़राब हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पैसे के साथ ऐसा है क्या? नहीं। मैं क्या करता हूँ, सेविंग कर लेता हूँ, पैसा अर्न करता हूँ और उसको बैंक में सेव कर देता हूँ, अपने पास सेव करता हूँ। क्यों? कि फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर सकूँगा। और तो पैसा तो वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें तो कोई फ़र्क आता ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पैसा भाई कल को ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं सेव कितने भी टाइम के लिए उसको कर सकता हूँ। जबकि गुड्स के केस में ये प्रॉब्लम आती थी कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब आपको कोई आगे करके पेमेंट करनी है ना, तो मतलब कैसे, जैसे आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्यूचर से रिलेटेड। मैंने कहा कि आपको ना मैं एक मोबाइल बना के दूंगा जैसा आप कहोगे, तो आपने मुझे ऑर्डर दे दिया कि ठीक है मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का एक मोबाइल चाहिए। अब पेमेंट की बात हो गई, सब बात हो गई कि आपने कहा कि ठीक है मैं आपको पेमेंट दे दूंगा जितने भी हमारे डिसाइड हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़। सो आज से 6 महीने बाद मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा भी क्या फ्यूचर में होना है। जैसे पढ़ाने की बात, मैंने कहा मुझे आप एडवांस फीस दे दो, आज ही मुझे फ़ीस पे कर दो, मैं आपको ना आज से 6 मंथ्स बाद पढ़ाऊँगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, फीस दे दो मुझे, इस तरह से मैंने कुछ कहा। मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देता है मेरा। इन द मॉडर्न इकोनॉमीज मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। आज के ज़माने में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कैसी होती हैं? उधार में होती हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और अ बिजनेस मैन में नाउ परचेज अ कमोडिटी एंड पे इट इन फ्यूचर। सामान आज ले सकते हो, पेमेंट कब कर सकते हो? फ्यूचर में कर सकते हो। मैंने आपसे सामान खरीद लिया आज और मैंने कहा पेमेंट मैं आपको 3 मंथ्स बाद करूँगा। पढ़ते हो ना क्रेडिटर उधार में सामान खरीदने का, सो वहाँ पे मुझे भी क्लियर है ना कि मुझे 3 मंथ्स बाद कितनी पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट है, कुछ पेनल्टी है, सो वो सब भी इंक्लूड करके मुझे क्लियर है। सिमिलरली वन कैन बोरो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नाउ एंड पे इन द फ्यूचर। और उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट, पैसा आज उधार ले सकते हो और उसको वापस बाद में कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मुझे क्लियर है कि भाई देखो पैसे में वैल्यू क्लियर है मुझे कि कितना मुझे बाद में पे करना है। पहले दिक्कत हो जाती थी कि गेहूं की बात करी मैंने आपसे फॉर एग्जांपल शूज़ के बदले, तो गेहूं को मैंने कहा मुझे 3 महीने बाद गेहूं दे देना 10 किलो। आपने कहा ठीक है आज मुझे शूज़ दे दो, मतलब शूज़ आप ले गए और गेहूं की बात करके चले गए 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जब गेहूं लेके आए आप, वो ख़राब गेहूं लेके आ गए, या फिर वो गेहूं वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी यहाँ पे क्या है, पेमेंट के केस में, मनी के केस में वो सब प्रॉब्लम नहीं है। आपको फ्यूचर पेमेंट भी करनी है, भविष्य में पेमेंट करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मनी। आज तो कितना आसान हो गया, पैसे मुझे आपको ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं क्या करूँगा, पेटीएम से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कैश में जैसे भी चाहूँगा पेमेंट को क्या कर सकता हूँ, अपने पास से आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड उससे पहले इतना आसान था क्या? नहीं था ना। पहले सामान ट्रांसफ़र करना उसको दिक्कत होती थी। मनी एग्जैक्टली मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आप उसका एग्जैक्टली बेनिफिट ले सकते हो। मतलब 100 रुपये दिए तो उसकी वैल्यू आपको 100 रुपये का सामान मिलेगा, आपको कंफर्म है कि उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा। बात क्लियर। अब थर्ड पार्ट आता है कॉन्टीजेंट फंक्शन। ये CMA में कवर्ड है, 12th में कवर्ड नहीं है, बट 12th में भी आप इसको रीड कर सकते हो। कंटीजेंट या कॉन्टीजेंट फंक्शंस कौन से होते हैं? मनी आर सर्टेन कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑल्सो दे मे बी स्टेटेड एज फॉलो। मतलब कॉन्टीजेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट प्राइमरी भी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, उसके बाद की बात आ जाती है कि भाई ये ना क्या बाई चांस, कॉन्टीजेंट किसको कहते हैं?
जो रिलेटेड हो जाते हैं अपने आप से, इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई मनी के कारण ना ये फंक्शंस भी मेरे अपने आप से काम कर जाते हैं। जैसे कि पढ़ते हैं, क्लियर होगा। मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो मेरे पूरे नेशन की इनकम है उसमें कैसे मूवमेंट होगा, कैसे मेजरमेंट होगा और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेशनल इनकम अभी क्लास 12 में मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है। सो आपको उतना आइडिया नहीं है, मैं रफली बता दूंगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेशंस इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड इन मनी बाय एग्रीगेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कॉमोडिटीज़। जो नेशनल इनकम है एक कंट्री की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, ऑल द मनी, जितना भी आपने पूरी वैल्यू, आपने पूरी कॉमोडिटी की, ऑल द कॉमोडिटीज़ आपने जो जनरेट करी है, मतलब मैं क्या कहूँगा, जितना पूरे देश में मेरी इनकम जनरेट हुई या जितना मेरी वैल्यू जनरेट हुई, सामान मैंने मैन्युफैक्चर करा, वो वाला तो देखा था ना आपने, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो, वहाँ पे आता है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंस। तो मैं किसी भी तरीके से बोलूँ बात तो एक ही है ना। सो मैं क्या करूँगा कि जैसे भी बोलूँगा एक ही मतलब सेंस रहती है उसकी। तो इसमें हम एक बार समझते हैं दोबारा से मैंने क्या कहा, कि जैसे हम अभी तक पता है हमें कि जितनी इनकम होती है उतना ही हमारा एक्सपेंस होता है, उतना ही हमारा प्रोडक्शन होता है। सो मतलब अगर मैं कभी कुछ भी बोलता हूँ, पूरे ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, पूरे रिवेन्यू की बात कर रहा हूँ पूरी कंट्री में, तो तीनों के केस में मैं कह सकता हूँ, तो मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितना कंट्री में टोटल एक्सपेंस हुआ, मैं ये भी कह सकता हूँ कंपनी पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, या ये मैं भी ये कह सकता हूँ कि पूरी कंट्री में कितना रिवेन्यू हुआ। तो सबका मतलब एक ही निकलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। प्रॉपर्ली इसको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में हम डिटेल में कवर कर लेंगे। सो मैं इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कि पूरे देश में कितनी इनकम जनरेट हुई है, इसको कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, उसको भी तो पैसे में ही कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो पैसे के कारण, मनी के कारण, करेंसी के कारण ही मैं कह पाऊंगा कि पूरे कंट्री की मेरी इतनी इनकम जनरेट हुई है। नेशनल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग पेमेंट टू देम इन द मनी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमने देखा था LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप्स। तो उनको जो पेमेंट हुई है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं किस परसेंट सेक्शन में कितनी पेमेंट हुई है, तो वो भी हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है। मनी इक्वलाइजेज मार्जिनल यूटिलिटीज़ प्रोडक्टिविटीज़। मनी के कारण क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है और आपका जो प्रोडक्टिविटीज़ है वो भी इक्वलाइज हो जाती हैं। मतलब द कंज्यूमर कैन इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ परचेज बाय देम विद द हेल्प ऑफ मनी। मतलब जो भी आप कंज्यूमर इक्वलाइज कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हो, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, कि आपको किसी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, तो वो भी तो आप इसके कारण प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो ना। सो इससे क्या होगा, दे कैन दस मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। वो सेट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास टोटल मिला के फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ है, तो मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले पाऊँ। तो उसके लिए आप अल्टरनेट्स वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 3,000 अपने खाने में स्पेंड कर दिया, 3,000 मैंने अपने लर्निंग में एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया, 4,000 मैंने सेविंग कर दी। तो ऐसा कुछ भी अपना बना सकता हूँ। क्लियर है। बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये उधार का भी एक क्रेडिट का भी सिस्टम बनता है। क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय द बैंक आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द मनी। वो उधार देता है बैंक, कैसे देता है, जितना मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, आपने बैंक में डिपॉजिट करा, मतलब हम जितना बैंक में पैसा क्या करते हैं, सेव करते हैं, वो उसके हिसाब से ही आगे क्या करता है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बैंकिंग, वहाँ पे थोड़ा और क्लियर होगा, मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा बैंक हो गया, ठीक है, ये झोपड़ी सी जो है, ये प्यारी सी इतनी HD वाली ड्राइंग जो है, ये बैंक है, ठीक है, बिल्कुल रियल बना दिया मैंने बैंक, एकदम देख के ऐसा लग रहा है जैसे रियल फोटो है ना। अभी क्या करते हैं, आपने इसमें क्या करा, पैसा डिपॉजिट करा है अपने सेविंग या करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 करोड़ कर दिया, आपने मतलब सब लोगों ने मिला के इस तरह से 10 करोड़ कर दिया। अब इस पे पता है बैंक कितना इंटरेस्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको 4% इंटरेस्ट दिया। अब बैंक क्या करता है, इसको आगे लोन में दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 8 करोड़ क्या कर दिया, लोन के रूप में दे दिया, किसी को लोन में दे दिया। तो लोन पे पता है इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं, 8% से लेकर ये आपका 16% तक ऑन एन एवरेज रहता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 12% चार्ज कर लिया।
सो यहाँ पे क्या हुआ, ये पैसा कस्टमर से जब लोन दिया तो उससे कितना लिया 12%, और आपको कितना पे कर रहे हैं 4%, बीच का 8% क्या हो गया, इनका प्रॉफिट हो गया, इनकी अर्निंग हो गई बैंक की। सो बैंक इस तरह से क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर है, डन है ये वाली बात। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि पैसे को एकदम इजीली कन्वर्ट हो जाती है जो एसेट मेरी, जो भी एसेट इजीली शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश ही में कन्वर्ट हो जाती है, कैश इक्विवेलेंट में भी हम कह देते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, लिक्विड मनी कहते हैं। सो मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट। सो जब मैं बात कर रहा हूँ तो मनी तो अपने आप में लिक्विड है ना, सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी इट इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर एसेट्स। मैं इसको भी क्या कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लिक्विड है, बाकी सब उसमें मनी इज 100% लिक्विड, ये 100% क्या लिक्विड है कि भाई मैं बाकी सबको डेफिनेशन ही ये डिफाइन करता हूँ, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द मनी इज कॉल्ड लिक्विड एसेट, जो मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मनी अपने आप में लिक्विड है। सो मैं यहाँ पे भी इस चीज़ में यूज़ करता हूँ। सो व्हाट आई विल से कि कॉन्टिजेंट फंक्शंस जो हैं ये 12th के लिए तो कवरेज है ही नहीं, फिर भी मैंने आपको सिर्फ एक बार रीड करने के लिए करा था, और हेडिंग वाइज थोड़ा सा लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। CMA में पढ़ लेना, मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा है। कंपैरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस पे।